क्लस्टरिंग मतलब आपको डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर्स में डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल ये आपके कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो फीचर वाइज। हमने कोई दो फीचर ले लिए एक्स एंड वाई के बीच, या फिर x1 x2 कुछ भी मान सकते हैं आप इसे, कोई जरूरी नहीं है वाई हो। तो अगर आपके डेटा पॉइंट्स हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आप क्या चाहते हो कि ये क्लस्टर्स में डिफाइन हो जाए, राइट। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, तो अगर आप खुद से देखें एक्स और वाई के बीच में जो आपने प्लॉटिंग करी है इन डेटा पॉइंट्स की, तो आप अगर ध्यान से देखें तो हम विजुअली अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम एक क्लस्टर बोल सकते हैं, क्लस्टर वन, एंड इसको हम एक क्लस्टर बोल सकते हैं, क्लस्टर टू, राइट। ये तो हम एज ए ह्यूमन देख पा रहे हैं ना। और किस बेस पे हम कह रहे हैं ये, इधर इट विल बी डेंसिटी बेस्ड और इधर इट विल बी डिस्टेंस बेस्ड। तो अगर हम क्लस्टर बोल रहे हैं ना कि ये एक क्लस्टर है C1, एक क्लस्टर है C2, तो इसका क्या मीनिंग होता है बच्चे कि व्हाट इट मीन्स कि भाई ये जो डेटा पॉइंट्स हैं इस क्लस्टर में, इनमें कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, राइट। ये फीचर वाइज कहीं ना कहीं इनमें सिमिलैरिटी है, दैट्स व्हाई दे दोज फॉल्स अंडर C1 एंड दोज फॉल्स अंडर C2। समझ में आ रहा है बच्चे? तो कोई ना कोई एक ऐसा पैरामीटर होगा या फिर ऐसा एट्रीब्यूट होगा, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जिनके बेस पे हम इन डेटा पॉइंट्स को दो डिफरेंट क्लस्टर्स में बांट रहे हैं, राइट। तो वो जो चीजें हैं वो हम कैसे करते हैं, एल्गोरिथम से हमने तो अभी विजुअली देखा है ना। एल्गोरिथम कैसे डिफाइन करती है कि भाई ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है, या फिर ये एक क्लस्टर है, राइट। तो वो हम जो सीख रहे हैं वो हमारी एल्गोरिथम अंदर काम कैसे कर रही है वो हमें जानना है, राइट। तो बहुत सिंपल है भाई, हमारे पास फीचर x1 ये है, x2 ये है। तो x1 और x2 के बेस पे आपने डेटा पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, तो x1 की किसी वैल्यू इसके लिए y की कहीं ना कहीं वैल्यू यहाँ होगी, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। ऐसे x1 की कोई एक वैल्यू के लिए पॉइंट यहाँ पर आया होगा, ऐसे करके आपके पॉइंट्स कलेक्ट हुए होंगे, राइट। तो क्लस्टरिंग का मेन मोटो क्या है कि भाई इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए इसलिए है कि ये जो आपकी है ना टोटली अनसुपरवाइज लर्निंग है। मतलब आपको, आपके पास कोई लेबल्स नहीं है, कोई ना कोई आप फीचर ही यूज करोगे लेबल्स प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो इसका अगर हम देखें इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वो होगा लेबलिंग, लेबलिंग, लेबलिंग ऑफ डेटा पॉइंट्स। अब भाई कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो डेटा सेट होता है उसमें लेबल्स प्रोवाइडेड ही नहीं होते, है ना। कोई आपको मेडिकल डेटा सेट मिल गया तो उसमें लेबल्स प्रोवाइडेड नहीं है, तो आपको लेबलिंग करनी है। या फिर कोई स्पेसिफिक डेटा सेट है जिसमें लेबल्स हटा दिए गए हैं, बिना लेबल के आपको डेटा दे दिया गया है और क्लस्टर करने को बोल दिया गया है। पर इन जनरल वैसे या तो लेबल्स नहीं होंगे तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, या फिर कोई लार्ज डाटा सेट होगा जिसमें कुछ लेबल्स होंगे बट कुछ लेबल्स अवेलेबल नहीं होंगे। मतलब या तो आप फुली अब अब्सेंस होगी, फुल अब्सेंटिज्म होगा उसका लेबल का, ठीक है, या फिर पार्शियल अब्सेंटिज्म होगा। तो इस दोनों दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में आपको कौन हेल्प करेगी, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। इसका मेन मोटिव क्या है कि भाई ऑटोमेटिकली फीचर के बेस पे या फिर किसी डेंसिटी या फिर डिस्टेंस के बेस पे आप क्लस्टरिंग करेंगे और क्लस्टर डिफाइन करेंगे। अब क्लस्टर डिफाइन करेंगे तो भाई ये किसकी मर्जी होगी कितने क्लस्टर होंगे। अगर ऑटोमेटिक कर दिया तो मे बी देर आर एन नंबर ऑफ क्लस्टर्स विल बी देयर, राइट। तो ये कौन डिफाइन करने वाला है, यूजर ही डिफाइन करने वाला है कि उसको नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने चाहिए। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे आपका मार्केट सेगमेंटिंग है ना, या फिर कस्टमर सेगमेंटेशन है, कस्टमर सेगमेंटेशन इसका बेस्ट एग्जांपल है ये, राइट। मींस इसका अगर हम देखें तो भाई जो हमारी अमेजन हो गई या फिर नेटफ्लिक्स, ये जितने भी हैं ये आपके कस्टमर सेगमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। पहले ये कस्टमर को सेगमेंट करते हैं ग्रुप्स में। तो ये जो सेगमेंटेशन होता है किसी ना किसी फीचर के बेस पे होता है, देयर विल बी एनी फीचर। तो अगर कस्टमर सेगमेंटेशन की बात करें तो सबसे बेस्ट फीचर जो है उसका उसका हम देख लेते हैं एनुअल इनकम, एनुअल इनकम, राइट। तो अगर एनुअल इनकम फॉर एग्जांपल लेट्स से 3 to 10 lakhs पर एनम है, तो ये एक एवरेज कस्टमर होगा, राइट। उनके हिसाब से एक एवरेज कस्टमर माना जाएगा इसे, राइट। और अगर यही इनकम 10 to 50 लाख होगी तो ये उनके लिए एक क्या कहते हैं उसे, बेस्ट कस्टमर होगा, जिसको टारगेट कर सकते हैं बेस्ट कस्टमर। क्योंकि इसकी जो इनकम है अगर हाई है तो इसका मतलब इसकी बाइंग कैपेसिटी भी हाई होगी। तो वो लोग क्या करते हैं, इस ग्रुप को बनाते हैं,
अब राइट, अब ये तो आपने किसी एक फीचर, हमारा यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनुअल इनकम फीचर है, इसके बेस पे उसने ग्रुप बना दिया कि भाई इसको ज़्यादा ऐड नहीं भी देंगे तो चलेगा, इस ग्रुप को अगर ज़्यादा ऐड नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट इस ग्रुप को ज़्यादा ऐड देने हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इसको जो हम रेकमेंड करेंगे वो जो प्रोडक्ट होंगे उनकी प्राइस रेंज इस वाले से ज़्यादा होगी, राइट। अगर मैं इसको कस्टमर 1 और इसको कस्टमर 2 बोलूँ तो कस्टमर 2 की जो बाइंग कैपेसिटी है वो कस्टमर 1 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है कस्टमर 2 को जो भी प्रोडक्ट रेकमेंड किए जाएंगे वो कॉस्टली होंगे कस्टमर 1 से, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो इसका फायदा क्या होता है उनको, इसका फायदा उनको ये होता है कि वो कस्टमाइज रिकमेंडेशन दे सकते हैं, राइट। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हर एक यूजर को, जित चाहे उसकी इनकम एक लाख हो, चाहे उसकी 10 लाख हो, चाहे उसकी 50 लाख हो, सबको एक ही प्राइस रेंज का अगर आप उसे दिखा रहे हैं, सब तरह के प्रोडक्ट सेम उसको दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि बंदे को अगर आप किसी कस्टमर को बोल रहे हो कि भाई 100 में से आप खुद ढूंढ लो कि आपको क्या चाहिए, और एक साइट है जो उसे कह रही है कि भाई आप अपना प्राइस रेंज डालो और उसके हिसाब से अपना आपको हम प्रोडक्ट शो करेंगे, आप उसमें से चूज करो। तो ऑब्वियस ही बात है कि एक बंदे को जिसको आप 100 में से एक चूज करने को बोल रहे हो, वो आपकी साइट पे क्यों जाएगा, वो बाई क्यों करेगा? वो बजाय उस साइट पे जाएगा ना जहाँ पर उसको ये कस्टमाइजेबल ऑप्शन मिल रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी प्राइस रेंज डालेगा, उस रेंज में जितने भी उसके ऑप्शंस होंगे वो आ जाएंगे 10-20 और उसमें से सेलेक्ट कर लेगा। इसलिए तो कस्टमर को हमें बेस्ट एक्सपीरियंस देना होता है, इसलिए हम लोग सेगमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। सेगमेंटेशन प्रोवाइड करने से हमें एक फ़ायदा ये होता है कि भाई हम कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस दे सकते हैं कस्टमर को। तो कस्टमाइज सॉल्यूशन की बात अगर हम परचेजिंग में कर रहे हैं तो कस्टमाइज प्रोडक्ट दे सकते हैं, कस्टमाइज दिखा सकते हैं उसे कि भाई आपके लिए ये प्रोडक्ट्स हैं, आपने जो प्राइस रेंज डाली है ये प्रोडक्ट्स हैं, राइट। और ये जो हम सेगमेंट किया हमने कस्टमर्स को, हाई 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 बाइंग कैपेसिटी, लो बाइंग कैपेसिटी कस्टमर, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई ये जो हाई बाइंग कस्टमर्स हैं इनको मैं इस तरह की प्रोडक्ट दिखाऊंगा, मतलब प्रोडक्ट को ही मैंने बाइफरकेट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। मैं फालतू के प्रोडक्ट से क्यों दिखाऊं उसको? उसको जरूरत ही नहीं है एक छोटे से प्रोजेक्ट की। वो एप्पल का फोन यूज करने वाला है और मैं उसको ओप्पो का दिखाने लगूँ तो वो कभी परचेज करेगा? कभी नहीं करेगा। वो तो पिछले 15 साल से एप्पल पे है। तो ऑब्वियसली बात है मैं जब भी उसे नया फोन दिखाऊंगा तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसे एप्पल की ही मार्केटिंग दूं, मैं एप्पल के ही एड्स दूं, राइट। गेटिंग माई पॉइंट गाइज? आर यू देयर? हेलो, एम आई Yes, ऑडिबल sir. बच्चे? ठीक है, तो यस अभी सर। ये समझ में आ गया क्लस्टरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें? अभी समझ में आ गया बच्चे? यस सर। Yes, sir. तो क्लस्टरिंग कुछ नहीं है, सिंपल क्या है कि सेगमेंटिंग करना या फिर ग्रुपिंग करना डेटा पॉइंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन और शेयर्ड एट्रीब्यूट, राइट। तो वही हम लोग करते हैं क्लस्टरिंग में, राइट। तो ये आपकी है क्या? जो क्लस्टरिंग है वो आपकी एक अनसुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है, लर्निंग एल्गोरिथम है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है, जिसको इट डोंट नीड्स लेबल्स और यू कैन से क्लासेस, राइट। सो इसका इंपॉर्टेंट जो यूजेस हैं वो क्लासिफिकेशन में आते हैं बच्चे। जब हमारे पास डाटा सेट में लेबल्स अवेलेबल नहीं होते तो हम एल्गोरिथम, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में उसको डेटा को पुट करते हैं और वो हमें क्लासेस डिफाइन करके दे देती है कि भाई ये 0 क्लास, 1 क्लास से रिलेटेड ये है, 2 क्लास से रिलेटेड ये है, राइट। तो अब जो क्लासिफिकेशन है ये किसी ना किसी बेस पे ही होंगे। अब जैसे हमने ऊपर देखा, अब ऊपर हमने जो देखा, हमने तो चूंकि हम ह्यूमंस हैं तो हमने सारे डेटा पॉइंट्स पहले ही आपने प्लॉट कर दिए और उन उस विजुअल्स को देख के हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई क्लस्टर, एक मिनट है, हमने क्या डिसाइड किया? हम्म इस पूरे विजुअल को देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि ये जो सारे डेटा पॉइंट्स हैं ये आपके इस क्लस्टर से बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डेटा पॉइंट्स नियर बाई हैं, आपस में एक दूसरे के पास हैं, राइट। और दूसरी बात कि भाई ये इन डेटा पॉइंट से तो डिफरेंट होंगे ही होंगे। अगर वो अलग अलग प्लेसेस पे हैं, अगर प्लॉटिंग में वो अलग अलग प्लेसेस पे हैं, एक दूसरे से दूर है, इसका मतलब सिमिलरिटी मेजर्स क्या हो गए? कम हो गए। और एक दूसरे के पास होंगे तो सिमिलरिटी मेजर्स ज्यादा है, इसका मतलब इसीलिए वो किसी एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। ये तो हमने आंखों से देखा, बट रियल में जब हम करेंगे, जब हम एल्गोरिथम करेगी वो क्या करेगी? वो
एक एक डेटा पॉइंट पे बात करेगी। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम चलो के मीन्स क्लस्टरिंग की बात करते हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग, सबसे पहली जो आपके पास क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है वो है के मीन्स क्लस्टरिंग, दूसरी आपकी डीबी स्कैन, वो हम बाद में करेंगे डिस्कस। पहले के मीन क्लस्टरिंग को समझो क्योंकि ये बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जो हमारे दिमाग में चलता है कि भाई क्लस्टरिंग में डायरेक्ट वो सारे डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करता होगा और उसके हिसाब से अपना काम कर लेता होगा, वो जो मिथ है ना वो अभी ये दूर हो जाएगा इससे, है ना। तो लेट्स से कि हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं, या फिर एक काम करता हूँ मैं पहले इसके स्टेप्स लिख देता हूँ, फिर उस स्टेप्स को हम लोग समझेंगे, राइट। तो के मींस क्लस्टरिंग जो है आपकी टोटल सेंट्रॉइड बेस्ड है, सेंट्रॉइड बेस्ड, राइट, और वी कैन से डिस्टेंस मेजर पे काम करती है, डिस्टेंस बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। तो इसका काम क्या होगा, ये जो भी पॉइंट को कंसिडर करेगी उस पॉइंट से डिस्टेंस देखेगी और जिस भी क्लस्टर के सेंट्रॉइड से उसकी डिस्टेंस कम होगी उस पॉइंट को उस पर्टिकुलर क्लस्टर में वो ड्रॉप कर देगी, राइट। तो पहला स्टेप्स लिख लेते हैं इसके, चाहे तो आप साथ में लिखते रहो, अदरवाइज मैं इसकी फोटो खींच के भी भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो पहली जो आपकी स्टेप है, पहला स्टेप तो यही होगा कि भाई अब आपने कहा कि भाई क्लस्टर्स बनाने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है डेटाबेस सेट से मैं आपको क्लस्टर्स बनाने हैं, तो आपको पहले ये डिसीजन तो लेना पड़ेगा कितने क्लस्टर्स बनाने हैं। तो अगर आपने बोला कि भाई नहीं मुझे 3 क्लासेस चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है तीन नंबर ऑफ क्लस्टर्स होने चाहिए। अगर आपने बोला नहीं मुझे 2 क्लासेस चाहिए, तो आपके जो डेटा सेट है उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसके बेसिस पे, 2 क्लासेस के बेस पे, यानी कि 2 क्लस्टर्स बनवाओगे वहां पर, राइट। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही हो जाएगा, सेलेक्ट नंबर ऑफ क्लस्टर्स यू वांट। ऑब्वियस ही बात है भाई, जितने क्लस्टर आपको बनाने हैं वो तो आपको ही चूज करना है ना कि भाई कितने क्लस्टर बनवाने हैं एल्गोरिथम से। तो इट विल बी वैल्यू ऑफ के, राइट, के के इन के मीन्स क्लस्टरिंग में जो भी के है इसका क्या मतलब है कि आपको डिसाइड करना है कि कितनी क्लासेस आपको बनवानी, ठीक है जी। तो आपने के की वैल्यू सबसे पहले चूज कर देनी। तो फॉर एग्जांपल हमने 2 सेलेक्ट करी तो के की वैल्यू k1 k2 हो जाएगी, राइट। 3 करेंगे तो k1 k2 k3, राइट। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चे कि भाई जो आपने के नंबर ऑफ केस 2 सेलेक्ट किए हैं उनकी कोई ना कोई डेटा पॉइंट्स को उनको प्लॉट करने के लिए कुछ वैल्यूज भी होंगी उन सेंट्रोइड्स की, तो हमें इनिशियलाइज करानी पड़ेंगी, इनिशियलाइज सेंट्रोइड वैल्यू फ्रॉम डेटा सेट। अब इसको एग्जांपल से दिखाऊंगा मैं कि हम क्यों लिख रहे हैं इस लाइन को, फ्रॉम डेटा सेट, राइट। तो ये आप या तो मैन्युअली कर लो या फिर एट रैंडम भी चूज किया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एल्गोरिथम ने आपने डिफाइन करी है तो आप उसे रैंडम चूज करवाना चाहते हो तो रैंडम करवा सकते हैं, और मैन्युअली तो आपको अभी हम दिखाएंगे कैसे करती है वो, 1 by 1 काम करती है वो, राइट। थर्ड स्टेप विल बी सेलेक्ट न्यू डेटा पॉइंट। बच्चे इसमें और के मींस क्लस्टरिंग और के नियरेस्ट नेबर में कंफ्यूज मत होना, दोनों डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। सेलेक्ट न्यू डेटा पॉइंट फ्रॉम डेटा सेट, ये न्यू डेटा पॉइंट कौन सा होगा जिसको आपको क्लस्टर में डालना है, आपको ये डिसीजन लेना है उस डेटा पॉइंट के लिए कि ये किस क्लस्टर से में जाएगा, राइट। तो न्यू डेटा पॉइंट का मतलब जो भी पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हैं अब नेक्स्ट कि भाई आपको किस डेटा पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्लस्टर रहेगा, राइट। चलो फोर्थ स्टेप विल बी, अब डेटा पॉइंट भी आपने सेलेक्ट कर लिया, सेंट्रोइड भी सेलेक्ट कर ली, तो इसके आगे या तो यहाँ पर लिख दो, अगर आपके नंबर ऑफ के की वैल्यू आपने 2 सेट करी है तो k1 एंड k2 के आपको क्या चाहिए, स्टेप नंबर 2 पे क्या चाहिए बच्चे, इन डेटा पॉइंट्स की वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज मतलब कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी कि इसकी भी अपनी एक x और y होगी, ऐसी k2 की भी अपनी x और y होगी, तभी तो आप डिस्टेंस निकालोगे। अब इनसे पहले k1 से नए डेटा पॉइंट की जो आपने x न्यू सेलेक्ट किया है, जो नया डेटा पॉइंट उठाया उसका x न्यू और y न्यू भी होगा,
तो इन दोनों के बेस पे इनसे डिस्टेंस निकाली जाएगी K1 और K2 से, राइट। तो इसमें स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी। तो हमें जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो मोस्टली 99% ऑफ द टाइम हर एल्गोरिथम यूक्लिडियन डिस्टेंस पे काम करती है, राइट। अगर कोई स्पेसिफिक नीड है तब वो मैनहट्टन पे जाती है या फिर दूसरी डिस्टेंस टाइप पे जाती है, अदरवाइज वो यूक्लिडियन डिस्टेंस ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो बस तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, फोर्थ पॉइंट होगा कैलकुलेट Euclidean distance, or we can write it ED, right, of new data point with all centroid points, right। centroid point means जो हमारे K1 और K2 हैं। एक क्लस्टर K1 है, एक क्लस्टर K2 है, उसके जो सेंट्रॉइड है वो K1 K2 है। तो K1 से फिर न्यू डेटा पॉइंट की डिस्टेंस मेजर की जाएगी, ऐसी K2 से न्यू डेटा पॉइंट की डिस्टेंस मेजर की जाएगी, यूक्लिडियन डिस्टेंस, राइट। और उसके बाद हम डिसीजन कैसे लेंगे, किस पे जाना है, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर याद हो आपको तो हमने K1 वाले डेटा पॉइंट से जब डिस्टेंस मेजर की उसको हमने बोला ED1, यूक्लिडियन डिस्टेंस 1, राइट। और फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चे, जो न्यू डेटा पॉइंट है उसका x न्यू माइनस K1 का x का होल स्क्वायर प्लस y न्यू माइनस y K1 का होल स्क्वायर, यूक्लिडियन डिस्टेंस इसी से निकलती है बच्चे, ठीक है। फिर सेम फॉर्मूला हम ED2 कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूले से ED2 वो किस क्लस्टर के लिए होगा, K2 वाले क्लस्टर के लिए, राइट। तो क्या लिखेंगे, x न्यू माइनस x K2 होल स्क्वायर प्लस y न्यू माइनस y K2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। ठीक है, ये ED1 ED2 हमने कैलकुलेट कर दिया। ED1 बिलोंग्स टू K1 एंड ED2 बिलोंग्स टू K2। Okay, now in fourth step, then we will compare ED1 and ED2, and on the time of comparison, what we will find, if ED1 is less than ED2, what it means? It simply means new point belongs to K1, because ED1 belongs to K1, right। ED1 अगर ध्यान से देखो आप यहाँ पर, तो ED1 कौन सा है, जो K1 वाला क्लस्टर है, राइट। Else अगर ऐसा नहीं है, if this is not the case, else new point belongs to K2, right। So fourth step will be like this. We will just calculate ED1 ED2, right, from K1 and K2, and after comparing we will decide that new data point belongs to which cluster. Either it will be it is belonging to K1 or it is belonging to K2, right. After that, fifth step will be, what we will do after deciding that the new data point belongs to this particular cluster, we need to update the value of centroid. Now this is important step, update centroid of cluster new points affected. We need to update the centroid of cluster which was affected by new data point, right, only. Remember,
only need to update only centroid of that particular cluster which was affected by new data point, right? Using centroid update rule. And centroid update rule is simple. We need to average the value of centroid plus average the value of centroid and new data point, right, which has affected that particular cluster. So I may write like this: I new x new means x of new data point plus x of particular ki जो भी अफेक्ट हुआ है, राइट? अगर वो k1 था तो k1 x of k1 और अदरवाइज x of k2, राइट, डिवाइडेड बाय 2. Similarly, y new plus y ki divided by 2. So this is the update rule. Average, we need to take average of new data point, coordinates of new data point and coordinates of old centroid, right? After updating, after last step will be simple. We will iterate these three steps, 4 5, step number 4, 3 4 5, till all the data points we have covered, right? So after updating, after sixth step will be after updating centroid value, we need to repeat step third to step fifth till last data point of data set. So these are the 6 steps we have in K means clustering. So it is simple. What we have to do, हम लोगों को क्या करना है कि भाई पहले तो हमें डिसाइड करना है कि हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने चाहिए जी. पहला स्टेप तो हमारा ये है. तो अगर हमें 2 क्लस्टर चाहिए तो हम K की वैल्यू डिफाइन करेंगे कि 2 चाहिए जी. हमें 2 चाहिए तो ऑब्वियसली बात है वो क्लस्टर डिफाइन करेगा 2. अगर आपने K की वैल्यू 3 करी तो वो 3 क्लस्टर्स बनाएगा अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, राइट, कि भाई आपने कौन से फीचर के बेस पे आप कर रहे हैं, राइट. चलो सेकंड स्टेप क्या होगा कि भाई आपने डिसाइड कर लिया कि आपको 2 क्लस्टर चाहिए, मतलब 2 क्लासेस चाहिए डाटा सेट में, 2 लेबल्स चाहिए आपको. तो अब आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे K1 एंड K2, राइट. उसके बाद इनिशियलाइज करने के बाद आप नया डेटा पॉइंट उठाएंगे अपने डाटा सेट से, फिर डिस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे K1 से उस न्यू डेटा पॉइंट की, ऐसे ही K2 से उस डेटा पॉइंट की, जिसको हमने नाम दिया अपना ED1 एंड ED2, राइट. एंड देन हम कंपेयर करेंगे ED1 और ED2 को. तो अगर ED1 लेस देन ED2 है तो क्या माना जाएगा कि नया डेटा पॉइंट जो है वो बिलोंग करता है किससे, K1 से. क्यों? क्योंकि ED1 जो है हमारा K1 के थ्रू हमने कैलकुलेट किया है. अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ED2 लेस देन ED1 होगा, तो उसका मतलब वो डेटा पॉइंट K2 से बिलोंग करेगा, क्योंकि ED2 हमने कैलकुलेट किया K2 पॉइंट से, राइट. चलो उसके बाद ये करने के बाद जब हमने डिस्टेंस निकाल लिया, तो डिस्टेंस निकालने के बाद जब हमने डिसीजन ले लिया कि भाई K2 अफेक्ट हो रहा है या फिर K1, तो अगर K1 अफेक्ट हो रहा है तो हमें K1 के जो न्यू सेंट्रोइड कैलकुलेट करना पड़ेगा. स्टेप नंबर 5 में जो हमने लिखा है कि अपडेट सेंट्रोइड ऑफ क्लस्टर न्यू डेटा पॉइंट अफेक्टेड विद यूजिंग सेंट्रोइड अपडेट रूल, राइट. और वो क्या होगा, एवरेजिंग. अगर वो K1 से रिलेटेड है, अगर K1 से बिलोंग करता है तो न्यू डेटा पॉइंट का x और K1 का x दोनों का एवरेज करेंगे. ऐसी y न्यू डेटा पॉइंट का y और उसका अपडेट कर देंगे, राइट. तो हमारा जो K1 का जो नया सेंट्रोइड है वो हमें मिल जाएगा. अब नया K1 और ओल्ड K2 इसके बेस पे नेक्स्ट डेटा पॉइंट उठाया जाएगा और फिर उसको चेक किया जाएगा K1 में जाएगा K2 में. अगर दिस टाइम अगर K2 में जा रहा है तो K2 अपडेट होगा. तो रिमेंबर वन थिंग, ओनली अपडेट द सेंटर ऑफ दैट क्लस्टर ओनली which was affected by the new data point only. That's it. No need to update all the data, all the centroids, right? Okay guys, so let's take an example, because using example you will get understand this, right? So let's say let me choose different color for example. Okay, example.
So let's say you have to make the clusters on the basis of year of experience and salary, right? Salary of a person on the basis of year of experience. So you have two parameters. One parameter is, or one feature is experience in years and salary, expected salary, right? Salary of individual. So we have data set. Let's say we create some points. Let's say if person is having 15 years of experience, it will get, let's say, 3.5 lakhs salary, right? Per month, or whatever you want per month. Okay. If he has 5 years of experience, then it means it will be getting 1.5 lakhs per month, right? If it has 2 years of experience, that means it is getting zero point 0.5 lakhs per month. Similarly, for 10 it will be 2.5, and for 12 it will be 3.0. Let's say this is the data set and we have to make two cluster out of this, right? Okay. So what the algorithm will do, simply it will first, let's say we have chosen k value as 2. That means we need to make two clusters. So what algorithm will do, it will select first entry of data set as k1 and second entry of data set as k2. Getting my point? So let's say this is our experience and this is our salary. So let's plot this k1 and k2 at 15. Let's say this is 5, 10, 15. 5, 10, 15. This is about 1, 2, 3, 3.5, 1.5, 2.5 and 0.5. Okay, so let's draw, let's plot these points. First point is 15 and 3.5. 15, at 15 it is 3.5. So this is our first centroid k1, cluster 1 centroid, right? Similarly, for 5 it is 1.5. So this is our k2, centroid of cluster 2. Okay, so now what algorithm will do, it will simply select third point. So first it has decided that k1 will be this, k2 will be this, right? And it is shown by circle, right? Filled circle. Okay. Now next data point, algorithm will select with next entry, which is 2 and 0.5. Let's say 2 is here somewhere and 0.5 is here. So I am showing this new data point with cross sign, right? What algorithm will do now, after plotting this new data point, it will calculate distance from k1 to x and k2 to x. So what we have decided, it is ed1 including distance 1 for k1 and ed2 for k2. And if you can see, it is simple that it is we are having ed2 as less than ed1, right? But if you are using formula simply, then what will be the ed1? ed1 will be under root of, let's write point values. It is 15, 3.5, it is 5, 1.5, and it is 2 and
0.5. So for ED1, 15 minus 2, for ED1 15 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 minus 5.5 का होल स्क्वायर. So write it like this: 15 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस, बिकॉज इट इज स्क्वायर यू कैन आगे पीछे कर सकते हैं आप वैल्यूज को. फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखें तो हमने पहले न्यू का लिखना था, बट यहाँ पर हमने रिवर्स कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं उसे. तो माइनस में भी आएगी वैल्यूज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो स्क्वायर हो रही है अंदर जाके. ठीक है, तो इसका कुछ आएगा ऐसे ही 13 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 169 plus 19. It will be around 13.6 approx. It is not calculated. It is not the exact value. I am just writing it by without calculating. Right? Okay. Now calculate ED2. For ED2 it will be 5 minus 2 का होल स्क्वायर 1.5 minus 0.5 का होल स्क्वायर. ओके, देन 5 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1.5 minus 0.5 होल स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट. सो इट विल बी अराउंड 3 point something, right? Let's say 3.33. Let's say this will be the value. So ED1 is 13.6, ED2 is 3.3, let's say. So ED1 is ED2 is less than ED1. That means new point which is this point, this point x belongs to, that means new point x belongs to which cluster, guys? Cluster we have used for calculating ED2, and for calculating ED2 we have used K2, right? So for remembering, right, K1 here, K2 here. So new data point belongs to cluster 2 which bears K2, राइट. ओके, नाउ अब हमें पता चल गया भाई कि भाई ये नया जो डेटा पॉइंट है जो हम अपने विजुअलाइज करने के बाद हमने पाया था कि भाई ये क्लस्टर के पास है, K2 के पास है, तो ऑब्वियसली बात है K2 में बिलोंग करेगा. तो बाय कैलकुलेशन वी आल्सो गॉट सेम, राइट. तो इसका मतलब ये क्लस्टर 2 से है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी तक हमने स्टेप नंबर 4 पे गए हैं, यानी कि अब हमें पता चल गया स्टेप नंबर 4 से कि ये किस क्लस्टर में. फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या करना है? अब अपडेट करना है सेंट्रॉइड को. अपडेट सेंट्रॉइड. ओके, तो सेंट्रॉइड, कौन से सेंट्रॉइड? जिस पे ये बिलोंग करता है, न्यू डेटा पॉइंट जिससे बिलोंग करता है, यानी कि सेंट्रॉइड ऑफ क्लस्टर 2 विच बिलोंग्स टू K2. तो कोई नहीं, इसको कर लेते हैं. तो K2 की वैल्यू थी 5 and 1.5. K2 ओल्ड K2 था हमारा 5 and 1.5, राइट. x ये था और y ये था. और न्यू डेटा पॉइंट x का क्या था हमारा? 2 and 0.5. तो हमें अपडेट करना है किस रूल से? जो हमारा रूल था, क्या था बच्चे रूल? कि भाई x न्यू प्लस x K2 by 2 and similarly y new plus y K2 by 2. तो बस इसको रख दो, ये आपका न्यू सेंट्रॉइड वैल्यू आ जाएगी K2 की. न्यू K2
न्यू K2। तो ठीक है, कितना है 5 प्लस 2/2 कॉमा 1.5 प्लस 0.5/2, तो ये आएगा आपका 7/2 अप्रॉक्स 3.5 एंड 2 1.5 to 2/2 1. This will be the new K2. So new K2 will be 3.5 and 1. तो अब हमें इसको अपडेट कर देते हैं। तो हमारा अब नया K2 क्या हो जाएगा, कितना था बच्चे 3.3 एंड 3.5 एंड 1। तो अब हमारा K2, इसको लेट मी चूज येलो, लेट्स शो इट, ओके। अभी जो हमारा पुराना K2 था यहाँ पर, वो अब शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर 3.5 एंड 1, राइट। यहाँ पर 3.5 और 1 था ना बच्चे, तो अब हमारा K2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। दिस विल बी न्यू K2, so it will form a cluster, right? So this is the cluster 2. So new K2 will be here, and after getting new K2 we will use K1, old value of K1 and new value of K2 for deciding next data point। आप उसके बाद हम नेक्स्ट डेटा पॉइंट उठाएंगे 10 एंड 2.5, उसको फिर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे K1 और K2 से। K1 तो हमारा ओल्ड वाला ही रहेगा, बट K2 हमारा न्यू वाला रहेगा। पुराना K2 अपडेट हो चुका है, तो सेंट्रोइड यहाँ पर आ जाएगा, डेटा पॉइंट यहीं पर रहेगा अपना। जो हमारा K2 जिसको सेलेक्ट किया गया था वो डेटा पॉइंट तो वहीं पर रहेगा। तो हमारा जो क्लस्टर है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट, जिसमें आपका सेंट्रोइड आपका K2 रहेगा यहाँ पर। इससे फिर नए डेटा पॉइंट की प्लॉटिंग देखा जाएगा। हमारा नया डेटा पॉइंट कौन सा होगा, 10 पे 2.5 ये हमारा न्यू डेटा पॉइंट है। अब हमें डिसीजन लेना है कि ये इस क्लस्टर में जाएगा या इस क्लस्टर में जाएगा, राइट। तो हम फिर से डिस्टेंस देखेंगे K2 के साथ, K1 के साथ x की, ऐसी K2 के साथ x की, फिर जिसकी कम होगी उसकी तरफ ये चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा इस वाले पॉइंट के लिए मान लो इसकी डिस्टेंस जो आई वो K2 के पास कम आई, तो हमारा जो ये पॉइंट है ये किस में चला जाएगा, K2 वाले में चला जाएगा। और ये K2 अपडेट होएगा, फिर इसका एवरेज होके आएगा, तो ये कहीं इधर कहीं आ जाएगा K1। समझ में आया बच्चे, पिक्चर में समझ में आ रहा है इसमें गाइस? यस सर। सिंपल है ना। तो ये हर बार क्या करेगा कि भाई पहले तो इनिशियलाइज कर दोगे आप K1 K2 की वैल्यू, फिर वो उससे नए डेटा पॉइंट की जो हमने अभी 2 एंड 0.5 चूज किया था उन दोनों से डिस्टेंस निकालेगा, जिसके पास होगा उसको उस क्लस्टर में डाल देगा, और उस क्लस्टर का अब नया सेंट्रोइड कैलकुलेट करेगा, एवरेजिंग कर देगा न्यू डेटा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की और पुराने के सेंट्रोइड की। फिर आपका सेंट्रोइड अपडेट हो जाएगा। तो सेंट्रोइड अपडेट करते बस एक चीज ध्यान रखना, सेंट्रोइड केवल उसी का अपडेट होगा जिससे जो वाला क्लस्टर उस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट से अफेक्ट हुआ है, ठीक है। दोनों के दोनों सेंट्रोइड अपडेट नहीं होंगे, केवल उसी का सेंट्रोइड अपडेट होगा, उसी क्लस्टर का सेंट्रोइड अपडेट होगा जिससे वो पर्टिकुलर जिस डेटा पॉइंट से वो वाला क्लस्टर अफेक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियसली हमारा ये वाला क्लस्टर अफेक्ट हुआ था, ये मैंने बनाया, तो हमने K2 को अपडेट करा। नेक्स्ट डेटा पॉइंट इसके लिए ये वाला क्लस्टर अफेक्ट हुआ था, तो इसका अब नया सेंट्रोइड कैलकुलेट होगा, राइट। ये चीज ध्यान रखना है अपने को। और ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे सारे के सारे डेटा पॉइंट जो कि हमारे डेटा सेट में है वो कंप्लीट नहीं हो गए, कंप्लीटली डिसाइड नहीं हुए हैं कि भाई कहाँ तक गए, कौन से क्लस्टर में गया है, राइट। तो जब इस सारे डेटा पॉइंट खत्म हो जाएंगे, सारे के डेटा पॉइंट्स का एक ग्रुपिंग हो जाएगी क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 2 में, वहां पर एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी, राइट गाइस।
तो ये थी आपकी के मीन्स क्लस्टरिंग। आई थिंक इट इज इजी, राइट? समझ में आ गई होगी, सिंपल है। ठीक है बच्चे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।